Hello friend, my name is Manu Singh and I am your new host, and today we are going to discuss about Hindu Marriage Act second part. So आज हमारे साथ मिस्टर शेष कुमार सिंह एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, ही हैव एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर एंड सो आज हमारा क्वेश्चन है कि क्या शर्तें होती हैं हिंदू मैरिज एक्ट में और क्या चीज़ है ये हिंदू मैरिज एक्ट को किस तरीके से हमारे उसमें लिखा गया है या क्या जो है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है ना, 1955 में पहली बार आया। इसकी धारा 5 में विवाह के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं। ठीक है, वो शर्त है, पहली बात तो स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए, चाहे लड़के का हो या लड़की का हो। स्पाउस लिविंग मीन्स ना तो लड़के की कोई पत्नी होगी दूसरी, है ना, मेल की ना तो कोई दूसरी पत्नी हो और न पत्नी की कोई दूसरी पति हो। हाँ, मतलब दूल्हा दुल्हन की समझ लीजिए, है ना जो कह रहे हैं। तो पहला शर्त तो ये है, क्लियर। दूसरा शर्त है, उसके 3 पार्ट है। नंबर 1, दोनों लड़के और लड़की ये अनसाउंड माइंड नहीं होंगे, माने बुद्धिहीन, क्या कहते हैं उनको, अनसाउंड माइंड हिंदी में विकृत चित्त नहीं होगा, मतलब कि जो है किसी दिमाग तरीके से जी विकलांग ना हो, दिमागी चित्त, हाँ दिमागी तौर पे विकलांग ना हो। उनके अंदर नेक्स्ट जनरेशन पैदा करने की क्षमता हो, एक दूसरे की राय दे सकें एक दूसरे को। और तीसरी बात यह है कि उम्र जो है लड़के की 21 साल, मतलब दूल्हे की 21 साल और दुल्हन की कम से कम 18 साल मिनिमम निश्चित हो, ये शर्त है। मिनिमम एज। तो क्या मैक्सिमम एज भी कुछ होती है या नहीं, मैक्सिमम का तो कोई सीमा नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, एक्ट में कोई ऐसी बाधा नहीं है जी। सिर्फ यह है कि जब मिनिमम का है मिनिमम एज 21 वर्ष फॉर बॉयज, हाँ बॉयज का या मेल का और फीमेल का 18 वर्ष मिनिमम। ठीक है, नेक्स्ट ये तो हो गई दूसरी शर्त। ये पहली शर्त मैंने बताया, स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त में ये 3 पार्ट हो गए, क्लियर। अब तीसरी शर्त है, तीसरी शर्त यही है, तीसरी शर्त ये उम्र वाली है, मतलब 21 साल 18 साल की। और चौथी शर्त है कि कोई पीढ़ी, कोई रीति जो है एक दूसरे के रिवर्स ना हो, और न तो कोई रीति जैसे शादी विवाह की जो रीति होती है दूसरे एक दूसरे के विपरीत ना हो। कोई अनुष्ठान जो है वो ऐसे ना हो कि जो एक दूसरे की, जैसे जो वर पक्ष है और कन्या पक्ष है उसकी रीति रिवाज ही अलग हो। अच्छा, मतलब कि दोनों लोगों एक रीति रिवाज पे सहमत होना चाहिए। हाँ, ऐसी व्यवस्था ऐसे होनी चाहिए, दोनों को सहमति होनी चाहिए। उसके लिए इसके साथ ही मतलब ऐसे रिलेशन जो शादी में प्रतिरोधक हैं, निषेध हैं जिसको कहते हैं, है ना, वो नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे निषेध रिलेशन क्या है, वो हम अभी आपको बताते हैं। पहली 5वीं शर्त भी बता दें। 5वीं शर्त यह है कि एक पिंड का नहीं होना चाहिए, है ना। पिंड जो अनुष्ठान होता है, जो कर्मकांड होता है, उसमें बताया जाता है पिंड कैसे, कहाँ किसको कहते हैं, उसके बारे में हम आपको क्लियर कर देंगे कि पिंड क्या होता है, है ना। पहले तो जो रिलेशनशिप प्रतिबंधित है, जिसको हमने कहा निषेध है धारा 4 में, कि ऐसी शादियां वो निषेधित हैं जिसमें रिलेशन की बाधा हो। जैसे अब हिंदू मैरिज में भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, ये निषेध, ये हमारे कानून में है, ये कानून में है। भाई बहन की शादी नहीं हो सकती जी, विवाह में इसकी नहीं हो सकती। भतीजे चाचा भतीजे की नहीं, भतीजी की नहीं हो सकती जी, है ना। मतलब इन सब चीजों पे अगर जो है ऐसा कुछ हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। हाँ, ये कानून के हिसाब से ये बाधित है। इसके लिए शर्त है, ये अगर शादी होती तो या तो वाइड है या वाइडेबल है। इसका परिणाम क्या होगा, या तो ये शून्य है और या शून्य करनीय है। डिक्लेरेशन तो आप कोर्ट से लोगे जी, लेकिन ये
इसको वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। जी। तो ये हो गया निषेध रिश्ते। और जैसा मामा, भांजी, मौसा, भतीजी, ऐसे कुछ रिश्ते हैं जो निषेध करते हैं हमारे यहाँ, जो कानूनी तौर पे हाँ, पूरी तरह से डिनाई किया जाता है कि उससे इस तरीके उसको से, वैलिड मैरिज नहीं माना जा सकता अगर ऐसा होता है तो। मतलब वो कानूनी तौर पे गलत हो वही रहा है। रिश्ते जो आपके उससे संबंधित है। अब हम आपको जैसे धारा 4 में 5 में मैंने बताया सपिंड का रिश्ता नहीं होना चाहिए। तो सपिंड जो है पुरुष की 5 पीढ़ी तक कही जाती है। पूरा गोत्र हमारे यहाँ वर्जित है। हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा गोत्र शादी नहीं होती है। तो मतलब समाज में तो ऐसा है, पूरे गोत्र में ही शादी नहीं होती है। जो जैसे कोई अगर, अब वो तो सीमित हो जाएगा जाति में बताने को हमको, है ना, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि पूरा हिंदू मैरिज में पूरा गोत्र बनाया जाता है। जी। जो हमारे अवॉइड किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, जो हमारे प्रैक्टिकल है वही कानून में है। सपिंड उसको कहते हैं 3 पीढ़ी पुरुष का ऊपर तक। जी। वो 3 पीढ़ी पत्नी का, औरत के पीढ़ी मतलब फीमेल का चलता है, और 5 पीढ़ी मेल का चलता है, तब वो सपिंड बनता है। मतलब जितने लड़के के रिश्तेदार वो 5 पीढ़ी ऊपर, और लड़की के रिश्तेदार 3 पीढ़ी ऊपर, ये एक पिंड बनाया जाता है। क्लियर? इसमें कोई विवाह नहीं हो सकता, और अगर होता है तो या तो वो वॉइड है या वॉइडेबल है। उसको हम आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको कब ये वॉइड हो जाएगा, कब ये वॉइडेबल हो जाएगा। अब तो पूरा क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया कि शर्तें क्या है। मतलब कि जो हम हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से काम कर रहे हैं, असल में वही सब नियम बने हुए हैं, वही सब कानून भी है, वही सब कानून जो हमारे यहाँ प्रैक्टिकल जो व्यवहार में है वही लॉ में है। तो अगर हमारे आस पड़ोस ऐसी कोई घटना घटती है जहाँ चाचा भतीजी या भाई बहन इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं या शादी करने के उसमें आए, तो क्या हम उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? हम क्या कानूनी प्रक्रिया? उसके लिए अलग से घोषणा होती है, उसके लिए हम और आगे आपको बताएंगे। अब आज हम आपको ये धारा 5 है, 5 के बारे में आपको मैंने डिटेल बता दिया। ये चीज आपको आगे चल के अगले सेक्शंस में इसमें आपको सुविधा है ना। ठीक है। इसके बाद धारा 6 जो है वो संशोधन के साथ हटा दिया गया है। धारा 7 में रीति है, कैसे सेरिमनी, कैसे अनुष्ठान होता है, कैसे कर्मकांड होता है विवाह का, विवाह होगा कैसे, है ना, जो प्रोसेस एडॉप्ट करते हैं, सेरिमनी जो होती है। तो उसमें धारा 1 में सेक्शन 7 उप सेक्शन 1 तो सेरिमनी पे है। क्लियर? सेरिमनी एक ये है, जैसे किसी के यहाँ हल्दी का रस्म होता है तो किसी के यहाँ जनेऊ का रस्म, जो भी रस्म है है ना। पहले तो ये जरूरी, ये लॉ के हिसाब से ये होना चाहिए, है ना, वही कानून व्यवस्था है। अब उसकी उपधारा 2 देख लीजिए आप, जो कंपलसरी है, सबसे कंपलसरी है सप्तपदी। विवाह की सेरिमनी में 7 अग्नि को साक्षी मानकर जो 7 फेरे मेल और फीमेल को मिलकर एक साथ लिया जाता है, तब शादी विवाह कंप्लीट माना जाता है। ये धारा 7 की उपधारा 2 में लिखा गया। मतलब कि जो सेरेमनीज होती हैं शादी विवाह में, ये सब जरूरी है, ये कंपलसरी है, बिना इसके शादी इनकम्प्लीट है, मानी नहीं जाएगी। तो ये विवाह हुआ ही नहीं, सब लोग जाके सीधे कोर्ट में मैरिज कर लेते हैं, साइन वाइन करके। हम उसको आपको बताने जा रहे हैं। धारा 8 हिंदू मैरिज एक्ट में यदि आप सबूत के तौर पर चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में आप वो पर्टिकुलर दे सकते हैं। मैं ये क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि सीधे ही चले जाते हैं, जैसे बिना शादी किए लोग चले गए सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में और शादी कर लिया, वो शादी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। बिना विवाह के अगर आप रजिस्ट्री करा दें जाके विवाह की, तो वो इनवैलिड है, उसका कोई महत्व नहीं, वो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, उसकी कोई वो विवाह होना चाहिए। सेरिमनी ये है जब कंपलसरी हो जाएंगी, ये आप पूरा करोगे, इसका विवरण दोगे, उसमें जो आपने अग्नि के सामने 7 फेरे लेते वक्त जो शर्तें, जो कस्में खाई हैं, उसका कुछ विवरण आप रजिस्ट्रेशन में दे सकते हैं। मैरिज की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री मैरिज नहीं होती है। समझ में आ गया ना? जी, मैरिज की रजिस्ट्री होगी। आप अगर सीधे रजिस्ट्री करा के चले आए तो वो इनवैलिड है, उसका कोई महत्व नहीं है साक्ष्य में। जो आप शादी विवाह करोगे उसका विवरण देते हुए
रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री होगी, उसके लिए एक रजिस्टर निश्चित होगा जिसमें ये लिखा जाएगा। आप जब भी रजिस्ट्री ऑफिस की फीस देंगे रजिस्ट्रार को, आपको उसकी कॉपी इशू होगी और वो मुआयना के लिए उपलब्ध रहेगा, वो साक्ष्य में ग्राह्य रहेगा। कहीं भी आप सबूत देना हो तो आप ये कह सकते हैं दोनों पक्ष में, मेल या फीमेल, किसी भी जगह पर कोर्ट में वो वैलिड होगा साक्ष्य के रूप में कि आप दोनों लोग विवाहित हैं। मान लीजिए कि किसी ने जो है रजिस्ट्री नहीं कराई, जैसे किसी तीसरे पर्सन की शादी हुई जी, कोई मेल और फीमेल शादी करके रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं गए, तो क्या वो जो है आगे अगर उनके बीच में कोई विवाद ऐसा नहीं होता तो कोई क्या तीसरा जाके क्लेम कर सकता है कि इन दोनों के बीच में मतलब कि शादी नहीं हुई? ऐसा कुछ नहीं है। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी शादी की रजिस्ट्री नहीं हुई तो कोई विवाह ना तो इनवैलिड है जी। और अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखाई पढ़ाई करते वक्त अगर आपने कोई ऐसी पर्टिकुलर उसमें छूट गए हैं जो विवाह में जिसका सेरेमनी में पालन हुआ है, अगर वो छूट जाता है तो उससे विवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराते हैं तो साक्ष्य भले ना हो जी, लेकिन विवाह पर आपके कोई फर्क नहीं पड़ने। जैसे कि हम कोर्ट में जाके जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसका क्या मतलब है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, क्यों जरूरी है, और या अगर नहीं जरूरी है तो हम क्यों कराते हैं? ऐसा है, मैरिज एक्ट की धारा 8 जो है 1955 की धारा 8 में जी रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का महत्व सिर्फ सबूत साक्ष्य तक है। जी, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं भी होता है तब भी मैरिज इनवैलिड नहीं होती है, जी, या रजिस्ट्रेशन में कुछ कमी रह जाए लिखने पढ़ने में जी, तो भी कोई कमी नहीं, मैरिज के बारे में उसका कोई प्रभाव नहीं है। मतलब रजिस्ट्रेशन से कोई जो है उस पे कोई प्रभाव नहीं है पड़ता। विवाह पर। प्रभाव इस बात का है कि आप रजिस्ट्रेशन को साक्ष्य के रूप में ले सकते हैं, एविडेंस सबूत के रूप में उसको रख सकते हैं किसी भी न्यायालय पर। एक जैसे विवाह में जो कुछ होता है उसका रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब एक आपने विवाह किया, एक सेरेमनी है, उसके बाद उसी को रजिस्ट्री कराएंगे कि साहब फला तारीख को हम लोगों ने बतौर पति पत्नी के साथ रहने का विवाह कर लिया और रहना, एक रजिस्ट्री जो है उसके बारे में हम करना चाहते हैं। जी, मतलब कि जो है कल को अगर पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो जाता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, जी जी, तब इन चीजों का फायदा मिलता है, तब ये साक्ष्य के रूप में प्रयोग तब होगा। इन चीजों का बस इसका इतना ही उपयोग है, उससे हिंदू विवाह पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद हमने आपको धारा 9 के बारे में बताया। धारा 8 तक तो रजिस्ट्रेशन हो गया। धारा 9 में ये सारी चीजें जो है सेक्शन वाइज जी पूरा डिफाइन है, जी, पूरे एक्ट में सेक्शन वाइज पूरा एक्ट डिफाइन किया गया। तो धारा 9 में ये जो जितना आज तक हमने जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जितने विवाह से संबंधित मुकदमे आते हैं वो धारा 9 के ज्यादातर होते हैं। धारा 9 में ये वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का प्रतिस्थापन है ना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कंजुगल राइट, ये है इसमें दिया गया। इसमें अगर कोई पक्ष अपने दायित्व से पीछे हटता है तो दूसरा पक्ष पिटीशन ला सकता है, मतलब वो जाके कोर्ट में पिटीशन डालेगा, अर्जी डालेगा। अब वो सिविल न्यायालय होगा और जिला स्तर का न्यायालय है ना, उसको ये क्षेत्राधिकार दिया। ठीक है, जैसे कि आपने एक बात और बताई कि दोनों पक्ष जो है वो एक धर्म पे या एक रीति रिवाजों पे कायम होना चाहिए, दोनों पक्ष। तो पहले मैंने शर्त में बताई है, शर्तों में आपने वो बात कही। तो एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि जैसे हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, या मुस्लिम लड़की हो और हिंदू लड़का हो, तो इसमें अगर दोनों भाग के शादी कर लेते हैं तो क्या कोई जरूरी है कि दोनों में से किसी को अपना धर्म बदलना पड़े, या जो है दोनों अगर चाहें तो वैसे ही नहीं? जी, हिंदू विवाह में हिंदू रीति से अगर विवाह होता है तो अगर कोई मुस्लिम है लड़की या लड़का तो उसे अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी वो मैरिज हो सकती है। जिसकी रीति हमने जो धारा 5 के बारे में बताया था कि उसमें पहली बात तो स्पाउस लिविंग नहीं होनी चाहिए, एक पति के दूसरी पत्नी नहीं होनी चाहिए, एक पत्नी के दूसरा पति नहीं होना चाहिए, ये तो हो गया पहला स्पाउस लिविंग। ठीक है, उसकी जो धारा 4 हमने बताया आपको कि रिलेशन जो रूढ़ियां हैं वो एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए, है ना। और दूसरा रिलेशनशिप के बारे में बताया हमने, एंटी रिलेशन नहीं होना चाहिए, रिलेशन ऐसा ना हो जो प्रतिरोधात्मक, जैसे भाई बहन ये ऐसे। मतलब कि अगर जो है
कोई भी हाँ, शादी अगर हो रही हिंदू है मुसलमान तो, की होती है तो वो उसकी रीति नहीं मिलती है, मैच नहीं करती। तो इसलिए मतलब वो किसी एक को धर्म बदलना पड़ेगा। जी, धर्म बदल के ही शादी कर सकते हैं, चाहे हिंदू लड़का मुस्लिम हो जाए या मुस्लिम लड़की हिंदू हो जाए, तभी ये विवाह वैलिड माना जाएगा। नहीं तो फिर उसके लिए आगे धारा 13 में भी दिया गया कि क्या क्या हो सकता है। धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन है। ये दोनों पक्ष अगर अलग अलग रहते हैं, 2 वर्ष तक लगातार रहते हैं, उसमें फिर और कई जी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमारे व्यूअर्स से एक क्वेश्चन था प्रीवियस हमारे इंटरव्यू से कि जो है मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्तिगत आदमी पे जो है कोई क्राइम करते हुए मैंने उसको सस्पेक्ट पाया और मैंने उसको गिरफ्तार कर लिया है, और जो है वो बात मैं जब उसको पुलिस के पास ले जाता हूँ वो मेरे ही ऊपर इल्जाम लगा दे और मुझसे कहे कि जो पुलिस से कहे कि इन्होंने मेरा कुछ सामान ले लिया है या इन्होंने मुझे जब बेवकूफ बनाया या मुझे मतलब जबरदस्ती इन्होंने फर्जी गिरफ्तारी ली है मेरी, और ये मेरा पैसा छीन लिया, इन्होंने मुझे गिरफ्तारी की तो मेरा पैसा छीन लिया, उल्टा मुकदमा आपके ऊपर दर्ज है। उल्टा मुकदमा आपने सही क्वेश्चन किया, एक टिपिकल क्वेश्चन है। धारा 43 सीआरपीसी में 43 सीआरपीसी में ये व्यवस्था दी गई व्यक्तिगत अरेस्ट में किसको किया जा सकता है, मतलब कोई व्यक्ति कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकता है। तो पहली बात, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस करेगा उसी को आप गिरफ्तार कर सकते हो, कोई भी व्यक्ति, या कोई घोषित उद्घोषित बदमाश है मतलब अपराधी है, उसको आप गिरफ्तार कर सकते हो। अब उसको नियरेस्ट टाइम में आपको पुलिस के सुपुर्दगी में देना ही है, ले जाके जल्द से जल्द उसको देना ही है। अब पुलिस उसको तफ्तीश करके पूछ के कि क्या उसने अपराध किया क्या नहीं, वो जांच पड़ताल करके अगर वो निरपराधी है तो उसको तुरंत छोड़ देगी। ठीक है, तो उस जांच में आप भी आ गए, अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस को तो तुरंत पता लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप अगर आपने किसी को जैसे गलत आपने एक्सपेक्ट कर लिया कि आदमी बदमाश है, जैसे आपके सामने क्राइम नहीं है, आपने उद्घोषित एक अपराधी को पकड़ लिया, उसका चेहरा मोहरा मिलता है, हो सकता है कोई गैर आदमी हो जी, आपने गलत आदमी को गिरफ्तार किया। इसीलिए धारा 43 में व्यवस्था की गई है कि यदि कोई गलत आदमी आप पुलिस के सामने पेश कर देते हो तो पुलिस जांच पड़ताल करके उसको तुरंत छोड़ देगी, उसको ये अधिकार दिया गया है। अब आपके लिए ये डायरेक्शन है कि आप नियरेस्ट टाइम में उसको पुलिस के समक्ष ले जाए, मतलब as soon as possible मुझे उसे ऐसा नहीं, अगर उसको आप दिन भर बंद किए रहोगे तो फिर तो आप उसको मैं सस्पेक्ट हो जाऊंगा। हाँ, आप सस्पेक्ट हो जाओगे और उसमें अपहरण का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो सकता है। मतलब अगर कोई क्रिमिनल ही हो, मान लीजिए मैंने किसी को पकड़ा, वो क्रिमिनल ही है, ठीक है, और फिर वो जाता है बोल देता है कि यही गलत है, तो क्या होगा? तो वो जांच तो पुलिस कर ही लेगी, मतलब पुलिस जांच करके आप जो सही बात बताओगे कि हमने इस अपराध में इसको पकड़ा है जी, तो पुलिस जांच करके जैसे उनको छोड़ देगी वैसे आपको भी छोड़ देगी। मतलब पुलिस जांच करके आप तो पुलिस के सहयोग में काम कर रहे हो, तो पुलिस जब उस अपराधी को छोड़ सकती है तो आपके ऊपर तो कोई अपराध बनता नहीं, उसमें डरने की कोई बात नहीं। जो आपके व्यूअर्स ने पूछा है वो ठीक ही उन्होंने पूछा है, उन्होंने अपना संदेह जो व्यक्त किया है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो धारा 43 का जब मोटिव है उसके हिसाब से अगर आप गलत नहीं हो तो जब उस अपराधी को पुलिस छोड़ सकती है, आप नियरेस्ट टाइम में थाना आपके जैसे 10 कदम पे है, अब आप उसको 2 दिन बाद लेकर जाते हो तो आप अपराधी तो हो ही जाओगे। जी, आपका काम है कि आप जैसे उसको गिरफ्तार करो, उसको पुलिस के संरक्षण में दो नियरेस्ट टाइम में, है ना, तो उसमें आपकी नियत साफ हो जाएगी, उसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं कि आप तो मतलब इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है किसी क्रिमिनल को पकड़ते हैं और उसको हैंड ओवर करते हैं, आपके ऊपर उल्टा चार्ज लगाता है। और थैंक्स फॉर योर टाइम, फॉर योर precious time, and thanks for discussing about all these topics. And for viewers, अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं या कोई किसी भी तरीके के आप क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारे सब वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन नीचे है, आप लाइक करिए। थैंक्स फॉर, थैंक यू।